तुम एक अमीर परिवार के बेटे के शरीर में पुनर्जन्म लेते हो। आंखें खुलते ही तुम देखते हो कि एक औरत अपना हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने वाली है। सोचने का समय ही नहीं मिलता। तुम स्वाभाविक रूप से सिर घुमाकर थप्पड़ से बच जाते हो और जोर से चिल्लाते हो, असिस्टेंट। पास खड़ी औरत तुरंत चौंक जाती है और भौहें सिकोड़कर तुम्हें घूरने लगती है। तुम स्तब्ध होकर सामने का दृश्य देखते हो। चमचमाता फर्श, आलीशान फर्नीचर और कई औरतें जो गुस्से से तुम्हें घूर रही थीं। मैं कहाँ हूं? मैं तो अभी बिस्तर पर लेटकर जापानी वीडियो देख रहा था। अचानक सिर में तेज दर्द उठता है। धम्म। एक ऐसी यादों की बाढ़ तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है जो तुम्हारी नहीं थीं। यह एक महिला प्रधान दुनिया का उपन्यास था। मूल मालिक एक बड़े अमीर घराने का असली बेटा था, जो बचपन में बिछड़ गया था और 4 साल पहले ही परिवार को वापस मिला था। लेकिन उसे एक दिन भी सुख नहीं मिला। घर का नकली बेटा इस डर से कि कहीं उसका प्यार और हैसियत छिन न जाए, बार बार उस पर झूठे आरोप लगाता रहा। उसने मूल मालिक का विशेष प्रवेश का मौका छीन लिया। उस पर बड़ी बहन के निजी कपड़े चुराने का आरोप लगाया, परीक्षा में नकल करने का झूठा इल्जाम लगाया। एक के बाद एक साजिशें होती रहीं। नतीजा ये हुआ कि उसके असली माता पिता और सारी बहनें उससे नफरत करने लगीं। चाहे वह कितनी भी सफाई देता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। हर समय या तो मार पड़ती या गालियां मिलती, यहां तक कि उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। और इतना ही नहीं, उसकी मंगेतर शादी के बाद भी अपने पुराने प्रेमी के साथ संबंध रखती रही और उससे गर्भवती हो गई। अंत में नकली बेटे ने बीमारी का नाटक किया। मूल मालिक को मजबूर किया गया कि वह अपनी किडनी उसे दान करे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान दुर्घटना हो गई और वह ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया। दत्त तेरे की, ये कैसी बकवास कहानी है? तुम अब और सहन नहीं कर पाते। अपने ही चेहरे पर कई जोरदार थप्पड़ जड़ देते हो। बेशक तुम खुद को नहीं पीट रहे थे, तुम उस बेवकूफ मूल मालिक को पीट रहे थे। गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हो। दिमाग तेजी से चलने लगता है। अचानक तुम्हें अभी अभी हुई सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। असल में वह नकली बेटा श्याओ जीभो तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा गया था। फिर खुद नीचे जाकर अपनी जांग को लाल कर लिया और जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करने लगा। घर वाले शोर सुनकर भागे चले आए। उन्होंने तुरंत श्याओ जीबो को उठाकर सोफे पर बैठाया। कोई डॉक्टर बुला रहा था, कोई दवा लगा रहा था, लेकिन जमीन पर पड़े तुम्हारी तरफ किसी ने एक नजर तक नहीं डाली, जबकि तुम तो मर ही चुके थे। और सबसे गुस्से वाली बात, बड़ी बहन ने बिना कुछ पूछे मान लिया कि तुमने ही श्याओ जीबो को सीढ़ियों से धक्का दिया है। वह दौड़ कर आई और तुम्हें थप्पड़ मारने लगी। ये क्या बकवास है? अच्छा हुआ मैं बच गया। तुम मन ही मन बड़बड़ाते हो। यह महिला प्रधान दुनिया सच में बहुत डरावनी है। बड़ी बहन श्याओ शाओबी देखती है कि तुम अब भी चुपचाप खड़े हो। वह गुस्से से चिल्लाती है, क्या कर रहे हो तुम? जाओ, तुरंत जाकर श्याओ बो के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। चौथी बहन श्याओ केलियन भी डांटती है, ये मत सोचो कि खुद को थप्पड़ मारकर हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन तुम अभी भी यादों को समझने में लगे थे, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। क्या तुम बहरे हो गए हो? बड़ी बहन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत थी। वह फिर से हाथ उठाती है और तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तुम अचानक होश में आते हो। एक झटके में उसका हाथ पकड़ लेते हो। तुम्हारा चेहरा तुरंत ठंडा और डरावना हो जाता है। तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी खून जमा देने वाली नजर देखकर बड़ी बहन डर जाती है। हाथ छुड़ाकर कई कदम पीछे हट जाती है। श्याओयान, तुम हद पार कर रहे हो क्या? चौथी बहन श्याओ केलियन तुरंत आगे आती है। वह भी हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। खत्म नहीं हुआ अभी। इतना शौक है लोगों को थप्पड़ मारने का? अब तुम्हारा भी गुस्सा फूट पड़ता है। तुम उसका हाथ भी पकड़ लेते हो, फिर दूसरा हाथ ऊंचा उठाते हो। श्याओ केलियन की आंखों में डर भर जाता है और अगले ही पल धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। उसका गाल तुरंत सूज जाता है। पांचों उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तुम यहीं नहीं रुकते। मुट्ठी कसते हो और उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देते हो। साथ ही जोर से चिल्लाते हो, तेरी ऐसी की तैसी, मंगल ग्रह की ताकतवर मुट्ठी। धम। मुक्का सीधा उसकी आंख पर लगता है। आ! वह दर्द से चीख उठती है। आंख पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है।
कुछ ही सेकंड में उसकी आंख पांडा जैसी काली पड़ जाती है। सामने का दृश्य देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग अवाक रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ पल बाद बड़ी बहन होश में आती है। वह तुम्हें जोर से धक्का देती है और चीखती है, श्याओ यान, तुम क्या कर रहे हो? श्याओ केलियन अपनी सूजी हुई आंख पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। वूह, 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 आए इसे सबक सिखाओ। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से भरा हुआ वहां आ गया। वह था शाओ तियानचुआन, तुम्हारा पिता। अपनी बेटी को परेशान होते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और हाथ उठाकर तुम्हें थप्पड़ मारने ही वाला था। लेकिन तुमने आंखें सिकोड़ लीं और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बूढ़े, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर शाओ तियानचुआन वहीं जम गया। क्या कहा तुमने? तुमने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। बहरा हो गया है क्या? मैंने कहा, अगर मुझे छुआ भी तो आज तुझे अपाहिज बना दूंगा। तू तू शाओ तियानचुआन गुस्से से कांपने लगा। नालायक, तू अपने बाप से ऐसे बात करता है? लगता है पहले की मार कम पड़ी थी। आहा, तुझे जान से मार दूंगा। वह दहाड़ा और पास पड़ी बांह जितनी मोटी लकड़ी उठा ली। लकड़ी सीधे तुम्हारी बांह पर पड़ने वाली थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शाओ केदी और उसकी बहन ने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। वे बस तमाशा देख रही थीं, जैसे यह सब उनके लिए सामान्य बात हो। यहां तक कि शाओ केलियन ने छोटी मुट्ठी उठाकर अपने पिता का उत्साह बढ़ाया। मारो इसे, मार डालो। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। अगले ही पल तुमने जमीन पर जोर से पैर मारा, बिजली की तरह आगे बढ़े और पलक झपकते ही शाओ तियानचुआन के सामने पहुंच गए। फिर अपनी मशहूर तकनीक आयरन माउंटेन काव का इस्तेमाल किया। धड़ाम, एक जबरदस्त टक्कर उसकी छाती पर पड़ी। शाओ तियानचुआन पूरा का पूरा हवा में उछल गया और पीछे रखी चाय की मेज पर जा गिरा। मेज टूट गई। चाय और बर्तन चारों तरफ बिखर गए। मेरी कमर! दूर खड़ी एक खूबसूरत औरत घबरा कर दौड़ी। वह उसे उठाने लगी, लेकिन शाओ तियानचुआन दर्द से चीख उठा, नहीं, मत छुओ! लगता है मेरी कमर टूट गई है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अब दोनों बहनें सचमुच घबरा गईं और तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस बुलाने लगीं। उसी समय तुम्हारी मां मेई लियांगशन अचानक मुड़ी। उसकी आंखें जहर से भरी हुई थीं। वह हिस्टीरिया में चीख पड़ी, तू कृतघ्न जानवर! तूने अपने पिता पर इतना भारी हाथ कैसे उठा दिया? तुझे घर वापस लाना ही नहीं चाहिए था। तुमने उसे ठंडी नजर से देखा और धीरे धीरे मुट्ठी उठा ली। बुढ़िया, अगर एक बार और मुझे जानवर कहा तो तुझे भी पीट दूंगा। मेई लियांगशन अविश्वास से तुम्हें देखने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तुम अपनी मां से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मां हूं। 10 महीने पेट में रखकर तुम्हें जन्म दिया था। क्या यही तुम्हारा एहसान चुकाने का तरीका है? फिर उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ना शुरू कर दिया। आज तुमने अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का दिया। गलती तुम्हारी थी। माफी नहीं मांगी, ऊपर से अपने पिता और बहन को भी मारा। अब तो अपनी मां को भी मारना चाहते हो। तभी शाओ जीबो लंगड़ाते हुए आगे आया और मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, मां, गुस्सा मत होइए। बड़े भैया जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। हमारा परिवार प्यार से रहे, बस यही काफी है। ये सुनकर शाओ केलियन की आंखें स्नेह से भर गईं। जीबो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। इसी वजह से लोग तुम्हें सताते हैं। मेई लियांगशिन भी अपने इस गोद लिए हुए बेटे को देखकर पिघल गई। उसके मन में बस एक ही बात थी, यह बच्चा कितना समझदार है। लेकिन अगले ही पल तुम्हारे प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। उसने उंगली तुम्हारी तरफ तान दी। जरा खुद को देखो और फिर जीबो को देखो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। मैं तुम्हारी मां होने के नाते आदेश देती हूं, अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। परिवार के इस दिखावटी प्रेम का नाटक देखकर तुम हंस पड़े। तुमने मेई लियांगशिन को घूरा। तुम्हारी आंखों में केवल तिरस्कार था। जन्म के तुरंत बाद मुझे खो दिया, फिर जल्दी जल्दी इतने सारे बच्चों को गोद ले लिया। 10 साल से ज्यादा खोजते रहे, तब जाकर पता चला कि मैं इसी शहर में था। और जब वापस लाए तो मुझे स्टोर रूम में रहने को दिया। मेरी फीस तक मुझे खुद कमानी पड़ी। हर दिन तुम्हारे लिए सब्जी खरीदना और खाना बनाना पड़ता था। ऊपर से सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं देती थीं। इतना सब करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती ये बातें करने में? तुम इसके लायक हो भी?
बुढ़िया। ये सुनते ही मेई लियांगशिन का चेहरा लाल और पीला पड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि तुम्हारी बातें झूठ नहीं थीं, लेकिन यह अपराध बोध बस एक पल ही रहा। उसने तुरंत खुद को समझा लिया, अगर यह हमेशा जीबो को निशाना ना बनाता तो मैं इसके साथ इतनी सख्ती क्यों करती। फिर तुमने शाओ केलियन की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसे। हर समय मुझे गालियां देती रहती हो, गाली देना भी नहीं आता। दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं, अगर और बकवास की तो तुम्हें भी पीट दूंगा। तुम्हारे खतरनाक तेवर देखकर शाओ केलियन डर के मारे कांप गई। मां, शाओ यान पागल हो गया है, वह सचमुच पागल है। जमीन पर पड़े शाओ तियान चुआन के दांत किटकिटाने लगे। नालायक, तू नालायक बेटा। लेकिन तुमने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हाथ झाड़ते हुए बोले, ठीक है ठीक है, चूंकि सब यहां मौजूद हैं। तो अब मैं एक बात की घोषणा करता हूं। आज से मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि भावनाओं के हिसाब से तुम लोगों का असली बेटा कौन है। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन इस घर में अगर किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की। तुम थोड़ी देर रुके, फिर उस निर्दयी मां बेटी की तरफ देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोले, मैं उसे इतना मारूंगा कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा। ये मत समझना कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे लिए औरत मर्द में कोई फर्क नहीं रहता। चाहे ऊपर वाला ही क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी यह बात सुनते ही श्याओ तियानछुआन पूरी तरह भड़क उठा। उसने आंखें फाड़कर तुम्हारी तरफ देखा और विला के बाहर की ओर उंगली दिखाते हुए गिरजा, अभी के अभी अपना सामान समेट और मेरे घर से निकल जा। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा माना ही नहीं। दूसरी ओर हमेशा बेचारेपन का नाटक करने वाला श्याओ जीबो जब यह सुनता है कि तुम्हें घर से निकाला जा रहा है तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब से श्याओ परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। तुम धीरे धीरे श्याओ तियानछुआन के पास गए और उसके सामने बैठ गए। तुम्हें अपने पास आता देखकर वह डर से कांप उठा। तब तुम क्या करने वाले हो? वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर में उठ रहे दर्द ने उसे वहीं रोक दिया। मगर तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया। तुम उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोले, बूढ़े, क्या तुम सचमुच इतने भूलक्कड़ हो गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि दादाजी ने मरने से पहले अपनी सारी हिस्सेदारी का कानूनी प्रमाण बनवा दिया था? जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊंगा, वे सारे शेयर मेरे नाम हो जाएंगे। यानी श्याओ समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक मैं हूं। तुम अभी सिर्फ मेरी संपत्ति के अस्थायी संरक्षक हो और खुद को चेयरमैन कहते फिरते हो। थू। अब बताओ, क्या तुम सच में मुझे घर से निकालने की हिम्मत रखते हो? यह सुनकर श्याओ त्यानछुआन पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम आगे बोले, मुझे तुम्हारे शेयरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी दौलत पर नजर रखने वाले लोग बहुत हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे नाराज मत करना, वरना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्याओ तियानछुआन गुस्से में खांसने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, मगर तुम बस मुस्कुराए। फिर उसके चेहरे पर हल्की थपकी मारते हुए बेहद घमंडी अंदाज में बोले, हा 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 हा, तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। उसी समय श्याओ जीबो के मन में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हुआ। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और दुखी चेहरा बनाकर बोला, बम भैया, आप दुखी मत होइए। भले ही पापा ने आपको घर से निकाल दिया हो, लेकिन हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके पास पैसे कम पड़ जाएं, तो आपका छोटा भाई आपको कुछ पैसे उधार भी दे सकता है। आखिर हम हमेशा एक ही परिवार रहेंगे। तुम पहले तो उसे अनदेखा करना चाहते थे, लेकिन उसकी बनावटी बातें सुनकर तुम्हारा धैर्य टूट गया। अचानक तुमने छलांग लगाकर एक जोरदार उड़ती हुई लात मारी। धड़ाम। तुम्हारी लात सीधे शाओ जीबो के उस नकली और पाखंडी चेहरे पर जा लगी। आ वह चीखते हुए कई मीटर दूर जा गिरा। नाक की हड्डी टूटने की साफ आवाज आई। अगले ही पल उसकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन तुम यहीं नहीं रुके। तुम तेजी से उसके पास पहुंचे और उसके चेहरे पर एक के बाद एक लातें बरसाने लगे। परिवार हैं, है ना? धड़ाम। मुझसे प्यार करते हो, है ना? धड़ाम। मेरी भलाई चाहते हो, है ना? धड़ाम। मुझे पैसे उधार दोगे, है ना? धड़ाम। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करोगे, है ना? जूते के तलवे और उसके चेहरे की टक्कर की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। बस करो, अब और मारोगे तो वह मर जाएगा।
रुको, रुक जाओ। सबसे पहले होश में आने वाली उसकी बड़ी बहन शाओ शाओबी थी। वह चीखते हुए तुम्हें रोकने दौड़ी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही उसने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल तुम्हारी मुट्ठियां बरसने लगीं। धड़ धड़ धड़। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मदद करो। भयंकर दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये पहली बार था जब इस महिला सीईओ को किसी ने इतनी बेरहमी से पीटा था। वह मौके पर ही रोने लगी, और सबसे ज्यादा उसे इस बात ने तोड़ दिया कि तुम जानबूझकर शरीर के नरम हिस्सों पर ही वार कर रहे थे। दीदी को छोड़ो, रुको, वह तुम्हारी बहन है। श्याओ केलियन और मेई लियांगशन घबराकर चिल्लाने लगे। लगातार 99 मुक्के मारने के बाद आखिरकार तुम रुके। तुमने डीली पड़ चुकी श्याओ शाओबी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। फिर तुमने मुड़कर श्याओ केलियन और मेई लियांगशन की तरफ घूरा। दोनों डर से कांप उठी। "त- तुम क्या करने वाले हो? तुम दीदी को तो मार चुके हो, अब हमें मत मारना।" उन्होंने जमीन पर तड़पती श्याओ शाओबी को देखा, फिर तुम्हारे गुस्से से भरे चेहरे को। डर के मारे दोनों पीछे हट गईं, मगर इस बार तुमने हाथ नहीं उठाया। तुमने बस अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और झुंझलाकर कहा, इतनी बकवास क्या कर रही हो? पैसे निकालो। मां और बेटी दोनों वहीं स्तब्ध रह गईं। जरी, तुमने घूरते हुए सख्त आवाज में पूछा। मैंने कहा, मुझे पैसे दो। क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? तुम्हारी बात सुनते ही दोनों डर के मारे कांप उठे और तुरंत अपनी बैंक कार्ड निकालकर तुम्हें दे दिए। तुमने झपट कर कार्ड छीन लिया। पासवर्ड पूछने के बाद संतुष्ट होकर उसे जेब में रख लिया। इतने पैसे तुम्हारी तरफ से इन सालों की भरपाई समझ लेता हूं। तभी बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज को सुनाई दी। जब मेडिकल स्टाफ ने घर के अंदर का नजारा देखा तो वे हैरान रह गए। शाओ तियानछुआन कॉफी टेबल के पास दर्द से बेहोश पड़ा था। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। शाओ की पत्नी सोफे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी और पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन सबसे बुरी हालत शाओ जीबो की थी। उसका गोरा चेहरा तुम्हारी मार से सूजकर बिल्कुल सुअर के सिर जैसा हो गया था, और उसके मुंह के लगभग सारे दांत टूटकर उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ तुम ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम आराम से डाइनिंग टेबल पर गए और जमकर खाना खाने लगे। उसी समय एक ठंडे स्वभाव वाली महिला डॉक्टर अंदर आई। सामने का भयावह दृश्य देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यहां आखिर हुआ क्या है? लेकिन उसके सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे खाने की आवाज थी। घर के बाकी लोग भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। यह देखकर वह ऊंची एड़ी की सैंडल खटखटाती हुई तुम्हारे पास आई और अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम। पूरा हॉल उस आवाज से गूंज उठा। खाने में मग्न तुम्हारा ध्यान टूट गया। तुमने नाराज होकर सिर उठाया और उसे घूरते हुए पूछा, क्या कर रही हो तुम? महिला डॉक्टर ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं पूछ रही हूं, अभी जिन 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया वे कैसे घायल हुए? लेकिन तुमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुमने सीधे कहा, तिड्यू, तुम्हें क्या मतलब? दफा हो जाओ। छोटे मालिक का खाना मत खराब करो। यह सुनकर डॉक्टर का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगा। उसने उंगली दिखाकर धमकी दी, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस शब्द सुनकर तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। क्या कहा तुमने? डॉक्टर ने सोचा कि तुम डर गए हो। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, यह कानून का राज्य है। किसी को इतनी बुरी तरह पीटना कम से कम 3 साल की सजा दिला सकता है। उसकी बात सुनकर तुम हंस पड़े। अचानक तुमने उसका गला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और शरारती मुस्कान के साथ बोले, अरे, मैं तो बहुत डर गया। प्लीज पुलिस मत बुलाना। लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। महिला डॉक्टर ने अपना सिर जोर से तुम्हारी नाक पर मार दिया। तुम दर्द से कराह उठे और तुरंत पकड़ ढीली कर दी। नाक मलते हुए पीछे हट गए। मौका मिलते ही दूध छियान भागकर एक तरफ गई और सचमुच कानून प्रवर्तन विभाग को फोन कर दिया। फोन करने के बाद उसने तुम्हें घूरते हुए कहा, अब तैयार रहो, सीधे जेल जाओगे। लेकिन तुमने बस बेपरवाही से कंधे उचकाए। तुम आराम से सोफे तक गए, बैठ गए और बगल की सीट की ओर इशारा करते हुए बोले, आओ, बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। दू छियान गुस्से से दांत पीसने लगी। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि कानून प्रवर्तन विभाग की गाड़ी सचमुच आ पहुंची। वह तुरंत अधिकारियों को अंदर ले आई और बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरी घटना सुनाई। फिर 2 अधिकारियों को लेकर तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई। उनमें से एक अधिकारी ने पूछा, सर, क्या इनके द्वारा बताई गई बातें सच हैं?
तुमने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया, कान खुजलाए और उनकी तरफ एक नजर डालकर कहा, क्या सच है और क्या झूठ? ये क्या सवाल हुआ? तुम लोग यहां आए किस लिए हो? तुम्हारा यह रवैया देखकर एक अधिकारी तुरंत भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, नाटक मत करो। उन 3 लोगों को तुमने ही मारा था या नहीं? बगल में खड़ी दू छियान ठंडी मुस्कान के साथ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने अपना ध्यान उसी गुस्से वाले अधिकारी की ओर मोड़ दिया। कॉमरेड, पहले अपना रवैया ठीक कीजिए। ये मेरा घर है, यहां इतना रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। आखिर आप किसे डरा रहे हैं? तुम्हारी बात सुनते ही अधिकारी का चेहरा बदसूरत हो गया। बहुत अकड़ दिखा रहे हो, है ना? चलो, हमारे साथ चलो। इतना कहकर उसने सीधे हथकड़ी निकाल ली, लेकिन ठीक उसी समय जब अधिकारी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालने वाला था, तुम्हारे होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। और तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने झटके से तुम्हारी कॉलर पकड़ ली और तुम्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगा। उसके हाथ में चमकती हुई हथकड़ी देखकर तुम हंस पड़े। अगले ही पल तुमने उसका हाथ झटक दिया और शांत स्वर में कहा, क्या मैंने कोई अपराध किया है? सिर्फ एक तरफा बयान सुनकर मुझे हथकड़ी पहना दोगे? क्या तुम लोग ऐसे ही जांच करते हो? फिर तुमने दोबारा सवाल किया, क्या पीड़ित ने खुद पुलिस बुलवाई है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? सबूत कहां है? या सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के घर में घुसा और किसी को पीट दिया, तुम मुझे अपराधी मान लोगे? तुम पुलिसकर्मी की लगभग हत्या कर देने वाली निगाहों को देखते हुए मुस्कुराए। क्या हुआ? ऐसी नजरें क्यों दिखा रहे हो? मेरा घमंड बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे, मुझे तो तुम्हारा वो चेहरा बहुत पसंद है जब तुम मुझसे चिढ़ते हो लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सुनकर वह पुलिसकर्मी गुस्से से फटने वाला हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह तुम्हें थाने ले जाकर रहेगा और तुम्हें पछताने पर मजबूर करेगा। लेकिन जब वह अपना आपा खोने ही वाला था, तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। शांत हो जाओ, इसकी बात में दम है। उसी समय पास खड़ी महिला डॉक्टर दुछियान बेचैन होकर चिल्लाई, आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? ऐसे इंसान को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। लेकिन अपेक्षाकृत समझदार पुलिस अधिकारी अचानक पलटा और उसे डांटते हुए बोला, चुप रहो। फिर उसने मुस्कुराते हुए तुम्हारी हथकड़ी खोल दी और मामला संभालने की कोशिश की। माफ कीजिए सर, मेरे साथी ने जल्दबाजी कर दी। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं। तुमने अपनी कलाई मसलते हुए दोनों पुलिस वालों को देखा और ठंडी हंसी हंसे। फिर तुमने सीधे एक फोन मिलाया। कॉल लगते ही फोन उनकी ओर बढ़ा दिया। खुद समझ लो। फोन के दूसरी तरफ मां अभी तक पूरी स्थिति नहीं समझ पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि पुलिस लाइन पर है, वह तुरंत सब समझ गई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े श्याओ त्यानचुआन ने भी यह सुन लिया। उसने तुरंत फोन ले लिया और बोला, हां अधिकारी साहब, मैं खुद गिर गया था। मेरा बेटा और बेटी भी खुद गिरे थे। इसका श्याओ यान से कोई संबंध नहीं है। हमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी। कुछ देर बाद कॉल कट गई। दोनों पुलिस कर्मियों के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस विला में रहने वाले लोग वास्तव में श्याओ समूह के अध्यक्ष का परिवार हैं और तुम उसी अध्यक्ष के बेटे हो। लेकिन दू छियान अब भी नहीं मानी। उसने तुम्हारी ओर उंगली करके चिल्लाया, अधिकारी साहब, वे झूठ बोल रहे हैं। कोई गिरकर इतनी बुरी तरह घायल नहीं हो सकता। इन्हें इसी ने मारा है। पुलिस अधिकारी ने उसे ठंडी नजर से देखा। घायल लोग खुद कह रहे हैं कि यह दुर्घटना थी। क्या तुम उनकी तरफ से फैसला करोगी? दू छियान तुरंत निरुत्तर हो गई। तुमने व्यंग्य से हंसते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। रास्ता खुला है, विदा। दोनों पुलिसकर्मी तुरंत हंसते हुए वहां से निकलने लगे। फिर तुमने एक तरफ खड़ी दुछियान को देखा और पूछा, तुम अभी तक यहां क्या कर रही हो? वह गुस्से में अपनी हाई हील्स खटखटाती हुई बाहर निकल गई। आखिरकार पूरी दुनिया शांत हो गई। तुम सोफे पर लेट गए और इस शरीर के असली मालिक की यादों को खंगालने लगे। तब तुम्हें एहसास हुआ कि वह कितना बेचारगी भरा इंसान था। मां उसे प्यार नहीं करती थी। बहन भी उससे नफरत करती थी। उसकी मंगेतर ने भी उसे धोखा देकर उसके सिर पर हरे सींग चढ़ा दिए। आखिर में तो वह अपनी एक किडनी तक गंवा बैठा। वह सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और ठगा हुआ आदमी था। तभी तुम्हें अचानक कुछ याद आया। तुम जोर से चिल्लाए, सिस्टम बाहर निकल। तुरंत एक यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग।
प्यार भरा परिवार सिस्टम आपकी सेवा में उपस्थित है। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। कैसा प्यार भरा परिवार? सीधा सीधा कहो कि तुम बेवकूफ कछुआ सिस्टम हो। इतना दिखावा क्यों? सिस्टम बोला, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। आपको मिशन पूरे करके परिवार के सदस्यों की अनुकूलता बढ़ानी होगी, अन्यथा आपको गंभीर दंड मिलेगा, यहां तक कि आपका अस्तित्व भी मिटाया जा सकता है। यह सुनकर तुम फिर हंस पड़े। दांत भींचकर शांत स्वर में बोले, सिस्टम, जरा बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अगले ही पल एक सफेद प्रकाश का गोला तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। फिर अचानक तुम फट पड़े। तेरी ऐसी की तैसी! तुमने उस प्रकाश गोले को पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। सिस्टम स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? तुम मुझे छू कैसे सकते हो? लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात अगले ही पल हुई। तुमने गुस्से से भरकर उसे एक जोरदार लात मारी। धड़ाम! तुम्हारा पैर सीधे सिस्टम पर पड़ा। आह! सिस्टम दबकर झपटा हो गया और सुअर की तरह चीखने लगा। लेकिन तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तुमने एक और घूंसा जड़ दिया। मुझे कछुआ बनाना चाहता है, हां? धड़ाम! मुझे मरवाना चाहता है, हां? धड़ाम! मुझसे परिवार वालों की पसंद बढ़वाएगा, हां? धड़ाम! सिस्टम दर्द से चीख उठा। तुम मुझे छू कैसे सकते हो? आह! रुक जाओ, बस करो, बचाओ! धीरे धीरे पूरे विला में सिर्फ सिस्टम की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। पूरा 2 घंटे बीत गए। तब जाकर तुमने गहरी सांस छोड़ी। वाह इलाही, कितना मजा आया! तुमने जीवन में कभी इतना संतोष महसूस नहीं किया था। यह सिस्टम तुम्हें उन घटिया रिश्तेदारों से भी ज्यादा घिनौना लगा। तुमने फर्श की ओर देखा। वह प्रकाश गोला अब टुकड़ों में बिखर चुका था। तुमने सीधे झाड़ू उठाई और उसे कूड़ेदान में बुहार दिया। फिर कूड़ेदान में थूकते हुए तिरस्कार से कहा, सिस्टम, धत्त तेरे की। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वह सिस्टम धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह वापस अपने पुराने रूप में आ गया। बस फर्क इतना था कि अब वह पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा था। वह पहले जितना चमकदार नहीं रहा था। वह कमजोर और बुझा बुझा सा लग रहा था। फिर से आ रहे हो क्या? तुमने भौहें सिकोड़ लीं और तुरंत आस्तीन चढ़ाकर उसे फिर से पीटने के लिए बढ़े। रुको, 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 बस करो! सिस्टम पूरी तरह डर चुका था और तुरंत गिड़गिड़ाने लगा। मत मारो, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, ठीक है? सिस्टम तो लगभग रोने की हालत में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम उसे छू कैसे पा रहे हो। ये देखकर तुम सोफे पर बैठ गए, पैर पर पैर चढ़ाया और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि सिस्टम से कुछ काम करवाया जाए। इसलिए तुमने कहा, सिस्टम, मेरे शरीर की सारी क्षमताओं को इंसानी सीमा तक बढ़ा दो। यह सुनकर पहले से डरा हुआ सिस्टम फिर रोने लगा। नहीं कर सकता, होस्ट, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। तुमने भौहें चढ़ाई और उसे एक तरफ धक्का दे दिया। तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूं, तुम एक तरफ जाकर खेलो। इसके बाद तुमने हवा में उंगलियां चलानी शुरू कर दी, मानो किसी अदृश्य स्क्रीन पर तेजी से ऑपरेशन कर रहे हो। जब तुमने देखा कि सारे आंकड़े 100 पर पहुंच गए हैं, तब संतुष्टि से सिर हिलाया। यह सब करने के बाद तुम्हें तुरंत महसूस हुआ कि पूरा शरीर बदल गया है। हा हा हा! तो यह है इंसान की 100% शक्ति का एहसास। कमाल है, बहुत मजा आ रहा है। दूसरी तरफ सिस्टम की हालत खराब हो गई थी। वह पिचके हुए गुब्बारे जैसा हो गया था, बिल्कुल ढीला ढाला। होस्ट, दया कीजिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आपने सब कुछ खींच लिया है। अब मुझे स्लीप मोड में जाना पड़ेगा। अगर कोई काम हो तो कृपया मुझे मत बुलाइए। तुमने हाथ हिलाया। जाओ जाओ, वैसे भी अब तुम्हारा कोई खास काम नहीं है। उसी समय अचानक तुम्हारा फोन बज उठा। स्क्रीन पर 3 शब्द दिखाई दिए। लियो रुयन। ये नाम देखकर तुम एक पल के लिए चौंक गए। ये तो मूल मालिक की मंगेतर है, वही औरत जिसने उसे धोखा दिया था और किसी दूसरे आदमी का बच्चा भी पैदा कर लिया था। तुमने फोन उठा लिया, लेकिन तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज लावा सुनाई दी। शाओयान, तुम्हें क्या हो गया है? तय हुआ था कि आज शादी की तस्वीरें खिंचवाने आओगे। तुम कहां हो? मेरे साथ वादा करके गायब हो गए। मैं आदेश देती हूं, अभी इसी वक्त यहां पहुंचो, वरना जिंदगी भर मेरे साथ शादी की फोटो खिंचवाने का सपना भी मत देखना। ब्राइडल स्टूडियो में लियो रुएन फोन पकड़े गुस्से से कांप रही थी। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो वह फोन पर चिल्लाने लगी। मैं इतनी देर से बोल रही हूं, सुन रहे हो या नहीं? गूंगे हो गए क्या?
बोलो। उसकी तीखी आवाज लगभग तुम्हारे कान फाड़ देने वाली थी। तुमने तुरंत फोन को कान से दूर किया और घृणा से कहा, दो दफा हो जाओ। ये कहकर तुमने बिना हिचकिचाए फोन काट दिया और मोबाइल बंद कर दिया। दूसरी तरफ ब्राइडल स्टूडियो में लियू रुयेन फोन को घूरती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फोन काट दिया गया है। अगले ही पल वह गुस्से से फट पड़ी। शाओयान, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसी समय एक पीले चेहरे और कमजोर कदमों वाला आदमी वहां आया। येनेन, क्या हुआ? क्या शाओ यान ने फिर तुम्हें नाराज कर दिया? उसे देखते ही लियू रोयन का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसकी आंखों में कोमलता आ गई। भाई हाओरन, आप आ गए। उधर शाओ पुशो परिवार की हवेली में। फोन बंद करने के बाद तुम्हें नींद आने लगी। इस दुनिया में आने के बाद से कभी किसी को पीट रहे थे, कभी किसी और को। थकना स्वाभाविक था। तुम सोफे पर लेटे ही थे और सोने की तैयारी कर रहे थे कि क्लिक, विला का दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई। फिर उसकी ठंडी आवाज गूंजी, शाओयान, क्या मेरे नहाने का पानी तैयार कर दिया? अगर तैयार है तो मैं पहले नहा लेती हूं, और मेरा कोट धो देना। ये कहते हुए उसने अपना कोट उतारा और तुम्हारी तरफ देखे बिना ही तुम्हारे ऊपर फेंक दिया। फिर सीधे ऊपर चली गई। तुमने हाथ में पकड़े महिला सूट को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये महिला तुम्हारी तीसरी बहन शाओ शिनेन थी। जियांगचेंग की मशहूर गोल्ड मेडल वकील, वकालत की दुनिया की अपराजित किंवदंती। जब तुम उसके द्वारा मूल मालिक पर किए गए अत्याचारों को याद कर रहे थे, तभी ऊपर से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। शाओ यान, मेरा नहाने का पानी कहाँ है? कुछ ही देर में शाओ शिनयन बाथरोब पहने सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसकी ठंडी सुंदर आंखें तुम्हें घूर रही थीं। मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? लेकिन इस बार अप्रत्याशित बात हुई। तुमने बस उसे एक नजर देखा। तुम्हारे चेहरे पर न तो पहले जैसी घबराहट थी और न ही माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठने का इरादा। ये देखकर शाओ शिनैन की भौहें सिकुड़ गईं। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने तुम्हारी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया, घुटनों पर बैठ जाओ। ये सुनकर तुम हंस पड़े। दफा हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? क्या सच में खुद को रानी समझने लगी हो? एक तरफ हटो और मुझे आराम करने दो। शाओ शिनैन ने अविश्वास से आंखें फैला दीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह निकम्मा आज उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। गुस्से में उसका विवेक जाता रहा। वह मुड़ी और स्टोर रूम की ओर दौड़ गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में एक चाबुक था। अच्छा, लगता है बहुत दिनों से तुम्हारी पिटाई नहीं हुई। अब बगावत करने लगे हो। इतना कहकर उसने चाबुक उठाया और पूरी ताकत से तुम्हारी ओर मार दिया। लेकिन उसकी कल्पना के विपरीत इस बार तुम्हारी तरफ से दया की भीख मांगने की आवाज नहीं आई। उल्टा श्याओ शिनयान खुद एक दर्द भरी चीख निकाल बैठी। आ! उसके हाथ से कोड़ा तुरंत छूट गया और वह अपना पेट पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। तेज दर्द के कारण उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे और उसका मेकअप भी बिगड़ गया। तुमने अपनी मुट्ठी की ओर देखा और मन ही मन हैरान हुए। सिस्टम द्वारा मजबूत किया गया शरीर सचमुच कमाल का था। तुमने तो अपनी ताकत का सिर्फ 1% इस्तेमाल किया था और यह औरत इतनी बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। तुमने मुझे मारा? श्याओ शन्यान घुटनों के बल बैठी हुई लाल आंखों से तुम्हें घूर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तुमने सच में उस पर हाथ उठा दिया। तुम उसके सामने जाकर खड़े हो गए और ऊपर से उसे देखते हुए बोले, कैसा लग रहा है? मार खाने का एहसास अच्छा है ना? क्या मैं तुमसे माफी मांगूं? ये कहते ही तुम जोर से हंस पड़े। ये सुनकर श्याओ शिन्यान का चेहरा गुस्से से भर गया। अचानक उसने तुम्हारे हाथ को पकड़कर जोर से काट लिया। तुम कुत्ते हो क्या? छोड़ो। तुमने सोचा भी नहीं था कि वह सीधे काटने पर उतर आएगी। हाथ में तेज दर्द उठा और इस बार तुम सचमुच गुस्सा हो गए। दूसरे हाथ से तुमने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! तेज आवाज गूंज उठी। श्याओ शिनयान वहीं स्तब्ध रह गई। उसके आधे चेहरे पर तुरंत 5 लाल उंगलियों के निशान उभर आए। कुछ देर बाद वह संभली और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, और तुमने मुझे मारा, मर जाओ तुम। अभी भी गालियां दे रही हो? तुमने ठंडी हंसी हंसते हुए जमीन पर पड़ा कोड़ा उठा लिया। तो तुम क्या करने वाले हो? कुछ मत करना।
श्याओ शिनयान के दिल में अचानक बुरा अंदेशा पैदा हुआ और वह डरकर पीछे हटने लगी। तुमने ठंडी आवाज में कहा, श्याओ शिनयान, तुमने मुझे जितना दर्द दिया है आज मैं सबका हिसाब वापस करूंगा। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और वह मुड़कर भागने लगी। लेकिन अगले ही पल छटाक, कोड़ा हवा को चीरता हुआ उसकी पीठ पर पड़ा। आ उब रुक जाओ। पीठ में जलन भरे दर्द ने उसे आखिरकार वह पीड़ा महसूस करा दी जो तुमने पहले झेली थी। लेकिन तुम रुके नहीं। जब तक तुम खुद हाँफने नहीं लगे तब तक कोड़ा चलता रहा। फिर तुमने कहा, माफी मांगो। तू सपने देखो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। ये गैर कानूनी है। तुम व्यंग्य से हंसे। ओह, तो तुम्हें पता है कि यह गैर कानूनी है? फिर जब तुम मेरे साथ ऐसा करती थी तब ये बात याद क्यों नहीं आती थी? मैं शाओ शिनयान की बोलती बंद हो गई। उसी समय तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल था। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। मारो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जब उसने देखा कि तुम अचानक रुक गए हो और अजीब नजरों से उसे देख रहे हो तो वह खुद थोड़ा असहज हो गई। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुरंत उसके कमरे में जाकर कोई भी कपड़ा उठाया और उसकी ओर फेंक दिया। श्याओ शिनयान चुपचाप कपड़े पहनकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब पहले वाली अकड़ बिल्कुल नहीं थी। शर्म के मारे उसकी हालत खराब थी। तुम वापस सोफे पर बैठे सिगरेट जलाई और धुएं के बीच कुछ सोचने लगे। तुम्हारे नुकीले चेहरे की साइड प्रोफाइल को देखते हुए पहली बार श्याओ शिनयान को लगा कि तुम थोड़े हैंडसम हो। वह अनजाने में होंठों पर जीभ फेर गई। इसी बीच तुमने अचानक कहा, अरे तुम जाओ, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। श्याओ शिनयान चौंक गई और खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, मैं? तुम हल्का हंसे। अभी तक सबक नहीं सीखा क्या? अगर नहीं गई तो मैं। बात पूरी करने से पहले तुम रुक गए। फिर तुम्हारे मन में एक नया विचार आया। तुमने मेज पर रखा कांच का गिलास उठाया और जोर से दबा दिया। धड़ाम। गिलास तुरंत टुकड़ों में टूट गया। यह देखकर श्याओ शिनयान की आंखें फैल गईं। इस आदमी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वह अब भी संभली भी नहीं थी कि तुमने अचानक उसका गला पकड़ लिया। ठंडे कांच का एक टुकड़ा उसके गाल पर हल्के से फिरा। तुम मुस्कुराए। अगर बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे चेहरे पर कछुआ बना दूंगा। तुम हिम्मत करके दिखाओ। हालांकि वह बेहद डरी हुई थी। आखिरकार वह घबरा कर बोली, मैं जाती हूं, ठीक है। ये सुनकर तुम मुस्कुरा दिए। तुमने उसके गाल थपथपाए। बस ऐसे ही। आज्ञाकारी रहोगी तो मार नहीं पड़ेगी। ये कहकर तुमने उसका गला छोड़ दिया। श्याओ शिनयान धम्म से जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। फिर वह अनमने मन से ऊपर चली गई, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आई। तुम्हारे कमरे में बाथटब ही नहीं है, मैं नहाने का पानी कैसे भरूं? उसे याद आया कि मूल मालिक तो स्टोर रूम में रहता था, जहां ऐसी तक नहीं था। तुमने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे कमरे में है ना, उसी का इस्तेमाल करो। और आज से वह कमरा मेरा है। मेरी सारी चीजें वहां ले जाओ। जहां तक उस स्टोर रूम की बात है, वहां श्याओ जीभो रहेगा। क्या तुम श्याओबो को वहां रहने दोगे? जैसे ही उसने अपने छोटे भाई का नाम सुना, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। मेरा कमरा तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन श्याओबो को हाथ मत लगाना, वरना मैं अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं करूंगी और मां पापा को सब बता दूंगी। तुमने बेबसी से सिर हिलाया। सच में तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर तुमने फिर कुछ घूंसे जड़ दिए। श्याओ शिनयान दर्द से वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। वह दांत भींचे आंसू बहा रही थी। तुमने उसका ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, कुछ लोगों को सिर्फ मुट्ठी ही सबक सिखा सकती है। वह मजबूर होकर तुम्हारी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी, लेकिन जब उसकी नजर तुम्हारी गहरी रहस्यमयी आंखों से मिली तो उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। वह जल्दी से नजरें हटाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर तुम्हारे खुले कॉलर के भीतर झलकती 8 पैक एब्स पर पड़ी। तुम्हारे शरीर से आती हल्की तंबाकू की खुशबू और मर्दाना आकर्षण की महक उसके आसपास फैल गई। उसने अनजाने में गहरी सांस ली। कितनी अच्छी खुशबू है। अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। फिर वह अचानक आगे बढ़ी, तुम्हें कसकर गले लगा लिया और तुम्हारे होंठों को चूमने के लिए झुक गई। इस समय श्याओ परिवार के विला में
तुम्हारे द्वारा अभी अभी पिटाई खाई हुई तीसरी बहन श्याओ शिनयान का चेहरा अचानक लाल पड़ गया और उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। अगले ही पल वह किसी भेड़िए की तरह तुम्हारी ओर झपटी और सीधे तुम्हें कस कर गले लगा लिया। वह पागलों की तरह तुम्हारे शरीर की खुशबू सूंघते हुए बड़बड़ाने लगी, कितनी अच्छी खुशबू है। श्याओ शिनयान की इस हरकत ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए। अरे, तुम क्या कर रही हो? ये कहते हुए तुमने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और कई कदम पीछे हट गए। फिर नीचे देखा तो पाया कि पेट के पास कपड़ों का एक हिस्सा पूरी तरह भीग चुका था। तुम मन ही मन बड़बड़ाए, क्या इस औरत को कोई बीमारी है? और लगता है बीमारी भी काफी गंभीर है। श्याओ शनयान का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। फिर उसने जल्दबाजी में कहा, मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार करती हूं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों की ओर भाग गई। उसकी भागती हुई पीठ को देखकर तुम्हारे होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वाकई मामला दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। करीब 10 मिनट बाद श्याओ शिनयान सीढ़ियों के पास खड़ी होकर धीमी आवाज में बोली, तैयार हो गया है, जाकर नहा लो। तुमने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे कमरे के बाथरूम में चले गए। अंदर घुसते ही एक जानी पहचानी खुशबू ने तुम्हें घेर लिया। तुमने पीछे सिर झुकाए खड़ी श्याओ शिनयान की ओर देखा और तुम्हारी आंखों में शरारती चमक उभर आई। जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी, तुमने अचानक कहा, खड़ी क्या हो, मेरे कपड़े बदलवाओ और नहाने में मदद करो। ये सुनते ही श्याओ शिनयान की आंखें फैल गईं। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं तुम्हें नहलाऊं और कपड़े पहनाऊं? तुमने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने साफ नहीं कहा? इतना कहते हुए तुमने उसका गला पकड़ लिया। उसके कान के पास झुककर तुमने ठंडी आवाज में फुसफुसाया, भूल गई कि पहले तुमने मेरा कितना अपमान किया था? तुम्हारी सांसों की गर्माहट महसूस करते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर विनती की, भाई अब बस भी करो, अपनी बहन को इतना मत सताओ। लेकिन तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। कुछ सोचकर तुमने कहा, चिक, ठीक है, तो मेरी पीठ ही साफ कर दो, इतना तो कर सकती हो। श्याओ शिनयान मना करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखकर उसने तुरंत चुप्पी साध ली। पीठ साफ करनी है तो कर दूंगी, जमीन पर घुटनों के बल बैठने से तो बेहतर है। यह नहाना पूरे आधे घंटे तक चलता रहा। पानी तक ठंडा हो चुका था। इस समय तुम्हें भी थोड़ा पछतावा होने लगा। अगर यह और चलता रहा तो शायद तुम दोनों ही खुद पर काबू नहीं रख पाओगे। इसलिए तुमने जल्दी से कपड़े पहने और वहां से निकल गए। पीछे श्याओ शिनयान जमीन पर बैठ गई। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। अजीब बात यह थी कि उसके मन में तुम्हारे प्रति जरा भी नाराजगी नहीं थी, बल्कि किसी वजह से उसे यह सब थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद तुमने सीधे आदेश दिया कि वह कमरा साफ करे और तुम्हारा सारा सामान वहां ले आए। श्याओ शिनयान अकेली ही 2 घंटे तक लगातार काम करती रही। जब सब खत्म हुआ तो वह पसीने से लथपथ सोफे पर गिर पड़ी, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे की ओर बढ़ी। नहीं, अब वह कमरा उसका नहीं, तुम्हारा कमरा बन चुका था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि तुम लगभग निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर आराम से फैले हुए लेटे थे, और वह भी उसके सबसे पसंदीदा कंबल पर। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसे गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी नजरें बार बार तुम्हारी मजबूत मांसपेशियों पर टिक रही थीं, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय तुमने दरवाजे पर खड़ी उसे देखा और आलस भरे स्वर में कहा, इधर आओ और मेरी मालिश करो। अनजाने में शाओ शिनयान के मुंह से निकल गया, सच में कर सकती हूं? चलिए। यह सुनकर तुमने अजीब नजरों से उसकी ओर देखा, मानो तुम्हें अपने कानों पर यकीन न हो। शाओ शिनयान भी तुरंत होश में आ गई। उसे लगा जैसे खुद को 2 थप्पड़ मार लें। मैंने मन की बात जोर से कैसे बोल दी? उसने शर्म से लाल होकर मना करना चाहा, मैं ना, लेकिन तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। जल्दी करो, मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। तुम्हारी यह हुक्म चलाने वाली आवाज सुनकर उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई। वह तुम्हारे पीछे आकर अनाड़ी तरीके से मालिश करने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां तुम्हारी पीठ को छुईं, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्याओ शिनयान ने ठंडी सांस खींची और झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा जैसे उसका दिल गले से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तुमने उसकी इस हालत पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा तुमने सहज भाव से कहा, श्याओ शिनयान, वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? लेकिन अब तुम काफी नरम और शांत लगती हो। मुझे यह रूप काफी पसंद है। उसे क्या पता था कि तुम्हारे ये शब्द सुनकर श्याओ शिनयान के मन में मानो गुलाबी बुलबुले उड़ने लगे। वो वो मेरी तारीफ कर रहा है क्या? उधर अस्पताल में तुम्हारी पिटाई की वजह से विशेष निगरानी वार्ड में भर्ती श्याओ जीबो पूरे शरीर पर पट्टियां बांधे बिस्तर पर पड़ा था। वह अपनी मां मेई लियांगशिन की ओर देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान रोने से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। मां, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मामूली चोटें हैं। तभी पास खड़े डॉक्टर ने बेरहमी से कहा, बकवास, चेहरा तो पूरी तरह चौकोर हो चुका है और तुम इसे मामूली चोट कह रहे हो। अगर ठीक भी हो गया तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना जिंदगी भर इसी शक्ल के साथ रहना पड़ेगा। ये सुनते ही मेई लियांगशिन और श्याओ केलियन के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। इसके तुरंत बाद वह अस्पताल के बिस्तर पर झुककर फूट फूट कर रोने लगी। आह मेरा बेटा, तेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? तभी श्याओ केलियन ने अपना नाटक शुरू किया। वह पहले आगे बढ़ी और दिखावे के लिए सांत्वना देने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में ठंडापन भर गया। मां, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस पागल की है। उसे जरूर कोई मानसिक बीमारी हो गई है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे इमोशनल डिसऑर्डर सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोग बहुत हिंसक हो जाते हैं। उनमें किसी के लिए कोई भावना नहीं बचती। उन्हें बस लोगों को मारना आता है। यह सुनकर मेई लियांगशिन को ऐसा लगा जैसे उसे डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया हो। वह जल्दी से पूछ बैठी, केलियन, क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है? लेकिन श्याओ केलियन ने जानबूझकर और भी जहरीली बात कही। लगता है यह एक मानसिक बीमारी है। इसका इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ दवाइयों से इसे दबाया जा सकता है। क्या? मानसिक बीमारी? ये तीन शब्द बिजली की तरह गिरे। मेई लियांगशिन की आंखें पलट गईं और वह लगभग बेहोश होने वाली थी। उधर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा श्याओ जीबो भी चौंक कर चीख पड़ा। उसके घाव खींच गए और दर्द से उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन उसके मन में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मानसिक रोगी? अगर वह सचमुच पागल घोषित हो गया तो फिर मैं जो इतनी मार खाकर यहां पड़ा हूं उसका क्या फायदा हुआ? उसकी आंखों में क्रूरता की चमक उभरी। नहीं, किसी भी कीमत पर उसे इस घर से हमेशा के लिए निकालना होगा। तुरंत उसने अपना अभिनय शुरू कर दिया और एक समझदार मासूम बच्चे जैसा चेहरा बना लिया। मां, मत रोइए, मैं आपको दोष नहीं देता। सारी गलती मेरी ही है। मुझे बड़े भाई को उकसाना नहीं चाहिए था। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज भर्रा गई, लेकिन उसके हर शब्द में छिपा जहर था। भाई को जरूर मानसिक बीमारी का दौरा पड़ा होगा, तभी तो उन्होंने पिताजी को भी मारा और मुझे भी इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। आखिर हम एक परिवार हैं। आगे से मैं भाई का ध्यान रखूंगा। चाहे वह मुझे फिर से मारे, मैं सब सह लूंगा। उसका यह नाटक देखकर मेई लियांगशिन पूरी तरह पिघल गई। आंखों में आंसू लिए उसने एक फैसला कर लिया, जीबो, चिंता मत करो, मैं दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगी। घर लौटते ही मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी और तुम्हारे बड़े भाई को मानसिक अस्पताल भेज दूंगी। ये सुनकर श्याओ जीबो के मन में खुशी का तूफान उठ गया, लेकिन ऊपर से उसने हैरान होने का नाटक किया। मां, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मानसिक अस्पताल इंसानों के रहने की जगह नहीं होती। और बड़े भाई की तो रुयान दीदी से शादी भी होने वाली है। हम लियू परिवार को क्या जवाब देंगे? बगल में खड़ी श्याओ केलियन तुरंत उत्साहित होकर बोली, जीभो, तुम बहुत दयालु हो। मैं मां के फैसले का पूरी तरह समर्थन करती हूं। मेई लियांगशिन ने सिर हिलाया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, बेटा, इसकी चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है, क्या रुयान सचमुच श्याओयान को पसंद करती है? वह तो सिर्फ बूढ़े मालिक के दबाव की वजह से यह रिश्ता। उसने अचानक एक ऐसा बम फोड़ा जिसने सबको चौंका दिया। वैसे जीबो, मुझे लगता है कि तुम भी रुयान को पसंद करते हो।
अगर लियू परिवार शादी पर अड्डा रहा तो तुम भी मेरे बेटे हो, तुम उसकी जगह शादी कर सकते हो। मैं देखती हूं कौन इसके खिलाफ बोलता है। बस, फैसला हो गया क्या? सच में? शाओ जीबो लगभग खुशी से बिस्तर से कूद पड़ा। यह तो मानो आसमान से खजाना गिर गया था। रुयान की खूबसूरत और आकर्षक काया की कल्पना करते ही उसके मुंह में पानी आने लगा। अगली सुबह श्याओ परिवार की हवेली में सोते हुए तुम्हें अचानक जोर की छींक आई। तुमने अनजाने में अपनी नाक रगड़ी। तुम करवट बदलना चाहते थे, लेकिन महसूस हुआ कि तुम्हारे ऊपर कोई भारी चीज पड़ी हुई है। तुम बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। जब तुमने आंखें खोलीं तो हैरान रह गए। एक महिला ऑक्टोपस की तरह तुमसे चिपकी हुई थी। उसका सिर तुम्हारी छाती पर इधर उधर रगड़ रहा था, यहां तक कि उसकी लार ने तुम्हारे कपड़े भी गीले कर दिए थे। ये देखकर तुम बुरी तरह चौंक गए। अगले ही पल तुमने उसे एक लात मारी और वह बिस्तर से नीचे जा गिरी। फिर तुम बिस्तर पर बैठ गए और सामने बिखरे बालों वाली श्याओ शिन्नयान को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। तुम कल रात मेरे बिस्तर पर क्या कर रही थी? कहीं तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये सुनते ही श्याओ शिनयान होश में आई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी। अरे, जीबो का कमरा खाली क्यों है? क्या घर में चोर घुस आया? मुझे तो लगता है कि श्याओ यान को जीबो से जलन हो रही थी, इसलिए उसने उसका कमरा हथिया लिया होगा। ये बातें सुनते ही कमरे के अंदर मौजूद श्याओ शिनयान घबरा गई। उसने तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें खींचते हुए बोली, अरे नहीं, वे लोग वापस आ गए हैं। जल्दी बाहर जाओ। अगर लोगों ने हमें इस हालत में देख लिया तो गलत समझेंगे। तुमने आंखें घुमाई। तीसरी बहन के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। इस घर में इस समय अगर किसी को डरना चाहिए तो वह मैं नहीं बल्कि ये लोग हैं। फिर भी यह इतनी घबराई हुई क्यों है? लेकिन बाहर कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। अरे, वह लड़का कहां गया? बड़ा भाई शायद तीसरी बहन के कमरे में होगा। ये सुनते ही श्याओ शेनयान और भी घबरा गई। लेकिन तुम तो पत्थर की तरह खड़े थे। वह तुम्हें जितना खींचती तुम उतना ही नहीं हिलते। अरे जल्दी करो। बस भी करो, डर किस बात का है? तुम अचानक उठ खड़े हुए और सीधे दरवाजे तक गए, फिर दरवाजा खोल दिया। आ! श्याओ शेनयान चीखी और अपना चेहरा ढककर सीधे बाथरूम में भाग गई। दरवाजे के बाहर 3 लोग खड़े थे और घूर रहे थे। श्याओ केलियन की नजरों में तिरस्कार भरा हुआ था, मानो वह किसी कूड़े के ढेर को देख रही हो। उसने ठंडे स्वर में बगल वाले कमरे की ओर इशारा किया, जो श्याओ जीबो का कमरा था। श्याओ यान, क्या जीबो के सामान तुमने फेंके हैं? सच सच बताओ। इसके तुरंत बाद तुम्हारी मां मेई लियांगशिन भी बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, श्याओ यान, तुम्हें जीबो का सामान बिना पूछे नहीं फेंकना चाहिए था। परिवार के लोगों से प्यार करना सीखो। क्या बात है बड़े भैया, हम जानते हैं कि तुम बीमार हो, इसलिए जो कुछ भी तुमने किया है उसे समझा जा सकता है। श्याओ जीबो भी तुरंत हां में हां मिलाने लगा। हाँ भैया, हमें पता है कि तुम बीमार हो। तीनों एक के बाद एक बोलते ही जा रहे थे, लेकिन तुम उनकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थे। धड़ाम! बिना कुछ कहे तुमने सीधे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। श्याओ जीबो हवा में उछल गया। ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह हवा में घूमता हुआ सीधे फर्श पर मुंह के बल जा गिरा। ठाक! जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। यह दृश्य देखकर श्याओ परिवार की मां बेटी वहीं स्तब्ध रह गईं। तुमने हाथ झाड़ते हुए बेमन से कहा, ये लोग आखिर बक क्या रहे हैं? सुबह सुबह मार खाने क्यों चले आए? उधर श्याओ जीबो दर्द से चीख उठा। तभी मेई लियांगशिन और श्याओ केलियन को होश आया। मेई लियांगशिन घबराकर दौड़ी और श्याओ जीबो को उठाते हुए रोने लगी। ओ ये श्याओबो, तुम ठीक तो हो? तुम मरना मत। लेकिन उसकी गोद में पड़ा श्याओ जीबो आंखें पलट चुका था। इस समय उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो वह आराम से खबर का इंतजार करता। आखिर वह यहां तमाशा देखने क्यों चला आया? लेकिन मेई लियांगशिन उससे भी ज्यादा घबरा गई। उसने उसके कंधे पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। नहीं, तुम मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो मां कैसे जिएगी? उसी समय श्याओ केलियन गुस्से से तुम्हारी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, श्याओ यान, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। मैं तो तुम्हारे लिए सिफारिश करने वाली थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम जानवर हो। उसके जवाब में तुम्हारा मुक्का पहुंचा।
धड़ाम धड़ाम, दो घूंसे सीधे उसके चेहरे पर पड़े। शाओ केलियन का चेहरा तुरंत उतर गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। तुम जानवर हो, तुमने फिर मुझे मारा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसे अभी भी अकड़ दिखाते देखकर तुमने सोचा कि कुछ घूंसे और लगाए जाए, लेकिन जैसे ही तुमने मुट्ठी उठाई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सारी बहादुरी हवा हो गई। वह जमीन पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे मत मारो। यह देखकर तुमने होंठ टेढ़े किए। सच में, मारने से पहले बहुत बहादुर बनती है, लेकिन मार पड़ते ही सारी अकड़ निकल जाती है। तभी एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। बस, बहुत हो गया। मेई लियांगशिन की आंखें आग उगल रही थीं। वह तुम्हें घूर रही थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही तुमने उससे भी ज्यादा जोर से गरज कर कहा, क्या चिल्ला रही हो? सिर्फ तुम्हारी ही आवाज ऊंची है क्या? तुम्हारी गरज सुनकर मेई लियांगशिन कांप उठी। उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मां हूं। तुमने बस ठंडी हंसी हंसी। इस ढोंगी औरत को देखते हुए तुम बोले, मां? क्या मां अपने सगे बेटे को खो देती है? क्या मां बेटे के खो जाने के बाद तुरंत किसी दत्तक बेटे को लाकर अपना सारा प्यार उसे दे देती है? क्या मां अपने असली बेटे के वापस आने के बाद भी जब देखती है कि दत्तक बेटा उसे सताता है, तब भी हमेशा उसी का पक्ष लेती है? तुम्हारे हर शब्द के साथ मेई लियांगशिन का चेहरा और सफेद पड़ता गया। उसने मुंह खोला, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पाई, क्योंकि जो कुछ तुम कह रहे थे वह सब सच था। उधर बाथरूम में छिपी शाओ शिनयान ने भी अपना मुंह ढक लिया। उसका दिल दर्द से भर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तुमने इतने सालों में कितना अन्याय और अपमान सहा था। दूसरी ओर श्याओ केलियन के चेहरे पर भी जटिल भाव थे, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, भले ही ऐसा हो, किसी को मारना गलत है। यह तो माता पिता का अपमान और अनैतिकता है। तभी मेई लियांगशिन ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। फिर उसने अचानक अपना मोबाइल निकाल लिया। शियाओ यान, तुम सिर्फ बीमार हो। मां तुमसे प्यार करती है। तुम वहीं खड़े रहे। तुम भी देखना चाहते थे कि आखिर ये लोग क्या नया तमाशा करने वाले हैं। अचानक धड़ाम, विला का मुख्य दरवाजा खुला। सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक 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 ठक। कुछ ही सेकंड में 7 आदमी दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। सभी ने सफेद कोट पहन रखे थे। उनके सीने पर लगे पहचान पत्र पर साफ लिखा था, जांग मानसिक चिकित्सालय, जांग साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। उन्हें देखकर साफ हो गया कि मेई लियांगशिन ने तुम्हें जबरदस्ती पागल खाने भिजवाने की तैयारी कर रखी थी। कहानी अब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही थी। उसी समय श्याओ परिवार की आलीशान हवेली में तुम्हारी मां मेई लियांगशिन आंसू बहाते हुए अपना फोन उठाती है और एक कॉल करती है। कुछ ही देर में 7 लोग दूसरी मंजिल पर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। सभी ने सफेद कोट पहन रखे थे और उनके सीने पर लगे बैज पर साफ लिखा था, जियांगशी मानसिक अस्पताल। उनमें सबसे आगे चल रहा आदमी सीधे मेई लियांगशिन के पास पहुंचा। मैडम, कृपया बताइए, मानसिक रोगी कौन है? मेई लियांगशिन ने एक लंबी सांस ली और बिना झिझक तुम्हारी ओर उंगली कर दी। डायरेक्टर ली वही है। डायरेक्टर ली की नजर तुरंत तुम पर टिक गई। उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। तुम्हारे कपड़े बिल्कुल व्यवस्थित थे, चेहरा ऊर्जावान था, और तुमने तो शिष्टाचार से सिर हिलाकर उसका अभिवादन भी किया। किसी भी कोण से देखने पर तुम मानसिक रोगी नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने दोबारा पुष्टि की। मैडम, क्या आप निश्चित हैं? क्या इसके कुछ विशेष लक्षण हैं? मेई लियांगशिन तुरंत बोली, यह अपनी बहनों को मारता है, अपने भाई को मारता है, जिसे देखो उसे पीट देता है। यह सुनते ही डायरेक्टर ली का चेहरा गंभीर हो गया। भावनात्मक अस्थिरता और हिंसक प्रवृत्ति वास्तव में ये मानसिक बीमारी के सामान्य लक्षण माने जाते हैं। फिर वह अपने 2 कर्मचारियों को साथ लेकर सावधानी से तुम्हारी ओर बढ़ा। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए उसने पूछा, युवा मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शियाओ यान। डायरेक्टर ली ने देखा कि तुम्हारा व्यवहार शांत है, इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने अपने परिवार वालों को क्यों पीटा? तुम हल्का सा हंसे और मेई लियांगशिन तथा बाकी लोगों की तरफ देखकर बोले, मैंने उन्हें इसलिए पीटा
क्योंकि ये लोग खुद मानसिक रोगी हैं। अगले ही पल तुमने जमीन पर बैठे लोगों की ओर इशारा किया और बोलना शुरू किया। दत्तक बेटे श्याओ केलियन के लिए घर में हर सुख सुविधा मौजूद है। उसे जो चाहिए बस एक शब्द बोलना होता है और ये दोनों बूढ़े उसे दोनों हाथों से सब कुछ परोस देते हैं। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं उसे जरा सी भी तकलीफ ना हो जाए। लेकिन मैं इनका सगा बेटा हूं। फिर भी इस घर में नौकर की तरह जीता हूं। खर्चे के पैसे तक खुद कमाने पड़ते हैं। इतना सब होने के बाद भी ये लोग मुझे हर समय डांटते फटकारते रहते हैं। इस घर में मेरी हालत तो अनाथालय से भी बदतर है। दत्तक बेटे और सगे बेटे के साथ इतना बड़ा भेदभाव करते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये लोग पागल नहीं हैं? तुम्हारी बात खत्म होते ही अस्पताल के सभी कर्मचारी अजीब नजरों से तुम्हारी मां मेई लियांगशन को देखने लगे। लेकिन मेई लियांगशन तुरंत अपना नाटक शुरू कर देती है। आंखें लाल करते हुए वह रोने लगती है। तुम मेरे पेट से 10 महीने रहकर पैदा हुए हो। तुम अपनी मां के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? भविष्य में सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो होगी। तुम्हें थोड़ा उदार होना चाहिए। हम तो बस चाहते थे कि तुम स्वतंत्र बनो। जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। ये सुनकर तुम गुस्से से दहाड़ उठे। चुप रह बूढ़ी चुड़ैल। अगर तूने और नाटक किया तो मैं सच में तुझे पीट दूंगा। तुम्हारी बातों ने मेई लियांगशन को पूरी तरह क्रोधित कर दिया। उसने दांत भींचकर कहा, जल्दी करो डायरेक्टर ली, इसे तुरंत यहां से ले जाओ। डायरेक्टर ली कुछ क्षण चुप रहा। फिर वह तुम्हारे सामने आकर बोला, बेटे, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन चाहे जो हो, पहले हमारे साथ चलकर एक मानसिक परीक्षण करवा लो। उसी समय जब वे तुम्हें ले जाने वाले थे, अचानक कमरे से एक आकृति बिजली की तरह बाहर निकली और तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। नहीं, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मेई लियांगशन ने ध्यान से देखा और स्तब्ध रह गई। शिनयान? श्याओ केलियन भी हैरानी से बोला, तीसरी बहन, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन श्याओ शिनयान ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह बस मेई लियांगशन को घूरती रही। मां, श्याओ यान मानसिक रोगी नहीं है। तुम्हारे मन में भी आश्चर्य हुआ। ये औरत क्या कर रही है जो हमेशा तुमसे नफरत करती थी, आज अचानक तुम्हारा बचाव क्यों कर रही है? क्या सचमुच इसे तुम्हारे थप्पड़ों की आदत पड़ गई है? मेई लियांगशन भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और शिनयान को खींचने लगी। अच्छी बच्ची, तुम्हारा भाई बीमार है, तुम बेकार की जिद मत करो। लेकिन शिनयान मानो जमीन में जड़ें जमा चुकी थी। वह टस से मस नहीं हुई। मैं जिद नहीं कर रही, जिद तो आप लोग कर रहे हैं। वह आपका सगा बेटा है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया हो और अब वह पजता रही हो। ये देखकर श्याओ केलियन तुरंत आगे आया। दीदी, जल्दी हट जाइए। उस आदमी की रक्षा करने लायक उसमें क्या है? इसके बाद मेई लियांगशन और श्याओ केलियन दोनों मिलकर शिनयान को हटाने की कोशिश करने लगे। वे तुम्हारे सामने खड़ी आखिरी ढाल को तोड़ देना चाहते थे। मेई लियांगशन गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने ठंडी नजर से डायरेक्टर ली को इशारा किया। डायरेक्टर ली तुरंत समझ गया। उसने अपने 2 कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे शिनयान को जबरदस्ती हटाए। नहीं, यह देखकर शिनयान घबरा गई। लेकिन ठीक उसी क्षण जब उन दोनों के गंदे हाथ शिनयान को छूने वाले थे, तुमने कदम उठा लिया। तुमने बिजली की गति से आगे बढ़कर उन दोनों की कलाई पकड़ ली। फिर काली मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए बोले, दोस्तों, एक खेल खेलना चाहोगे? इस खेल का नाम है बॉलिंग। तुम्हारी आंखों में छिपी शरारत देखकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुमने अचानक अपने शरीर को उछाला। तुम्हारा पैर हवा को चीरता हुआ निकला और दोनों के पेट पर जोरदार लात पड़ी। अगले ही पल वे दोनों ऐसे उड़ गए जैसे उनकी डोर ही कट गई हो। जारी हवा में जोरदार धमाके के साथ लोग उड़कर पीछे खड़े दर्शकों पर जा गिरे। एक के बाद एक लोग गिरते चले गए और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के घूमते हो और डर से कांपते हुए लीवेन चैंग, लाइडीन की तरफ बढ़ते हो। उसका चेहरा पहले ही डर से सफेद पड़ चुका था। अगले ही पल तुम अचानक उसके गले को पकड़ लेते हो और उसे ऐसे उठा लेते हो जैसे कोई मुर्गी का बच्चा हो। नहीं, छोड़ दो, रुक जाओ। तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है। लड़के, हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अभी जवान हो, पागल मत बनो।
ली यूएन चांग की हालत ऐसी थी जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलने वाली हो। उसने तुम्हारी आंखों में साफ हत्या की नीयत देख ली थी। तुम उसके चेहरे पर एक शांत, लगभग मासूम सा मुस्कान देते हो और कहते हो, ली यूएन चांग, मैं तो मानसिक रोगी हूं। बताओ, पागल को किस चीज का डर होता है? ये सुनते ही ली यूएन चांग पूरी तरह टूट जाता है और घबराकर सिर हिलाने लगता है। न न नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो। अगले ही पल उसकी टांगें जवाब दे देती हैं और वह जमीन पर गिरकर तेज तेज सांस लेने लगता है। तुम ऊपर से उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहते हो, ली ह्यून चांग, मैं पागल हूं या नहीं, ये तुम ध्यान से देखो। ये कहते ही तुम अचानक जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारते हो। कड़ाक! मजबूत टाइलें तुरंत टूट जाती हैं और दरारें किसी जहरीले सांप की तरह फैलते हुए ली यूएन चांग तक पहुंच जाती हैं। ली यूएन चांग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में अब तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस लगते हो। वह कांपते हुए चिल्लाता है, नहीं, तुम पागल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। इसके बाद वह घबरा कर रेंगते हुए अपने आदमियों को बुलाता है और वहां से भागने लगता है। अब वह तुम्हारी मां की चीखों तक को नजरअंदाज कर देता है। तुम्हारी मां मेई लियांगशिन तुम्हें इस तरह देखकर डर से जमीन पर गिर जाती है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी मां हूं, क्या तुम मुझे भी मारोगे? तुम शांत होकर जवाब देते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें तो अपने प्यारे बेटे की बहुत चिंता है ना, उसी के लिए तुमने मुझे पागल घोषित करवाया था। ये कहकर तुम धीरे धीरे शियोजिबो की तरफ बढ़ते हो। तुम्हारे चेहरे पर अब मुस्कान नहीं बल्कि एक डरावनी क्रूरता आ चुकी थी। शियोजिबो डर के मारे हाथ पैर चलाकर पीछे रेंगने लगता है, लेकिन जवाब में तुम्हारी तरफ से आती है फोशान निंगुई फुटवर्क, फोशान गोश्किक जैसी तेज और बेरहम मार। आधा घंटा बाद अस्पताल शिव शाओबी का चेहरा अभी अभी ठीक होना शुरू ही हुआ था कि तभी एक औरत रोते चिल्लाते हुए अंदर भागती है। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो। वह ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है। मां, ये क्या हुआ? शियो जिबो और शियो केलीन फिर से घायल कैसे हो गए? शियो केलीन अपना छोटों से भरा चेहरा पकड़कर गुस्से में चिल्लाती है। ये सब उसी पागल ने किया है। तुम लोग शियो यान की बात कर रहे हो? शियो शाओबी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अचानक अपने शरीर में पुरानी चोटों की याद महसूस होती है। मेई लियांगशिन रोते हुए कहती है, वो पागल है, इसलिए हमने उसे पागल खाने भेज दिया। शियो शाओबी गुस्से में जवाब देता है, मैंने तुम्हें कहा था उसे मत छेड़ो, वो अस्थिर है और वो भी तुम्हारा बेटा है। लेकिन मेई लियांगशिन गुस्से से कहती है, मेरा बेटा हो या कोई भी, अगर वह मारता है तो वो पागल है। तभी डॉक्टर सफेद कोट में आता है और फाइल हाथ में लिए बोलता है, मरीज की जान बच गई है, लेकिन चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है, दांत भी नहीं बचे। हम उसे सामान्य इंसान जैसा वापस नहीं ला सकते, सबसे अच्छे अस्पताल में भी नहीं। ये सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। मेई लियांगशिन टूट कर गिरने वाली होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ठंडे स्वर में फॉर्म आगे बढ़ाते हुए कहता है, हस्ताक्षर कीजिए। मिलियांगशिन पूरी तरह टूट जाती है, रोते हुए डॉक्टर से चिपक जाती है। मेरे बेटे को बचाओ, उसका चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर उसे झटक देता है, अगर भरोसा नहीं है तो कहीं और ले जाओ, लेकिन सबसे अच्छा इलाज यही है। अब मेई लियांगशिन पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर गिर जाती है और बड़बड़ाती है, यह सब उस जानवर की वजह से हुआ, वो मेरा बेटा है, फिर भी ऐसा किया। लेकिन इस बार शियो शाओबी कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप वहां से चला जाता है। श्याओ परिवार विला। इस समय श्याओ परिवार की हवेली में तुमने अपने छोटे भाई श्याओ जीबो को एक बार फिर अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद तुमने मोबाइल निकालकर किसी को फोन किया। कॉल खत्म होने के बाद तुम रसोई में गए और अपने लिए नूडल्स बना लिए। जब तुम मजे से नूडल्स खा रहे थे, तभी तुम्हें एहसास हुआ कि सामने से कोई लगातार तुम्हें घूर रहा है। तुमने बेबस होकर श्याओ शिनयान की ओर देखा और कहा, क्या देख रही हो, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्याओ शिनयान का चेहरा अचानक लाल हो जाएगा। उसने धीरे से कहा, मैं आज छुट्टी पर हूं।
फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ शाओयान, पहले मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम तुरंत चौंक गए, हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक तक रुक गई। क्या? तुम्हें लगा शायद तुमने गलत सुना है। ये वही औरत थी जिसका स्वभाव हमेशा टेढ़ा मेढ़ा और घमंडी रहा था। वह आज माफी मांग रही थी। उसने अपने होंठ काटे और बेहद गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि अब मैं जो भी कहूं शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं सच में तुमसे माफी मांग रही हूं। उसी समय टिंग टोंग, अचानक डोरबेल बज उठी। तुम तुरंत उठकर दरवाजा खोलने गए। बाहर लगभग 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया। यंग मास्टर यान, फूबो, आप आ गए, आइए अंदर बैठिए। तुमने बड़े उत्साह से उन्हें अंदर बुलाया। तुम्हारा व्यवहार देखकर फूबो खुद हैरान रह गए। वह बैठ गए और फिर मुस्कुराकर श्याओ शिनयान से बोले, तीसरी मिस भी यहां हैं। श्याओ शिनयान ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तुमने फू बो को क्यों बुलाया है। तुमने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर बात की। फू बो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं दादाजी द्वारा छोड़े गए शेयर स्वीकार करूंगा। यह सुनते ही फू बो उत्साह में अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए। उनका चेहरा लाल हो गया। यंग मास्टर यान, आप सच कह रहे हैं? उन्हें अच्छी तरह याद था कि पहले तुम किसी भी कीमत पर यह शेयर लेने को तैयार नहीं थे, बल्कि श्याओ परिवार में नौकर की तरह रहने को तैयार थे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने कपड़ों से एक दस्तावेज निकालकर दोनों हाथों से तुम्हें सौंप दिया। यंग मास्टर, यह आपका शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। तुमने फाइल खोली और सीधे आखिरी पन्ने पर नजर डाली। एक संख्या साफ दिखाई दे रही थी। 45% तुम्हारे होंठों पर मुस्कान आ गई। दादाजी सच में बहुत उदार थे। पास बैठी श्याओ शिनयान यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा त्रुप का इक्का छिपा हुआ है। उसे हमेशा लगता था कि दादाजी की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उसके पिता को मिली होगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम्हारे पास हमेशा से यह था? अब समझ में आया कि तुम्हें पहले इतना आत्मविश्वास क्यों था। तुम हंस पड़े और दस्तावेज लहराते हुए ठंडे स्वर में बोले, पहले वाला मैं सच में बेवकूफ था। मैं सोचता था कि शायद किसी दिन तुम लोगों का प्यार और सम्मान मिल जाएगा, लेकिन अब जबकि मेरे पास ये है तो मुझे और सहने की क्या जरूरत है। ये कहकर तुम अचानक उसके करीब आ गए और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ, तुम्हें पहले वाला मैं पसंद था या अभी वाला? तुम्हारी सांसें उसके चेहरे से टकराईं। श्याओ शिनयान तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से तुम्हें धक्का दिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। तो तुम बहुत बदतमीज हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हकलाते हुए बोली, मैं ऑफिस जा रही हूं। यह कहकर वह लाल चेहरे के साथ अपनी हाई हील्स खटखटाती हुई वहां से भाग गई। तुम उसे जाते हुए देखकर बड़बड़ाए, अभी तो कह रही थी कि आज छुट्टी है। अजीब औरत है। उधर श्याओ ग्रुप में एक शानदार मेबैक कार सुरक्षा चौकी के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और बड़ी बहन श्याओ शाओ भी बाहर उतरी। जब वह इमारत की ओर बढ़ने लगी तभी उसकी नजर सुरक्षा कक्ष के अंदर बैठे एक गार्ड पर पड़ी। वह गार्ड था चूनान। इस समय वह एक हाथ से नाक कुरेद रहा था और दूसरे ही पल श्याओ शाओबी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। श्याओ शाओबी ने उसके कपड़ों पर लगे तेल के दाग और नाक कुरेदने वाले हाथ को देखा। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में घोर घृणा भर गई। उसे ऐसा लगा मानो वहीं उल्टी हो जाएगी। अगले ही पल वह अपनी हाई हील्स पर खरगोश से भी तेज भागी और पलक झपकते ही इमारत के अंदर गायब हो गई। चूनान ने यह देखकर सिगरेट जलाई और उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए खुद से बोला, वाह, मेरी पत्नी सच में बड़ी दिलचस्प है। कुछ देर बाद श्याओ शाओबी अपने ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर आई, सीधे वॉशरूम में भागी और उल्टी जैसा महसूस करते हुए झुक गई। जब भी उसे उस आदमी का ख्याल आता जिसके दांत सिगरेट की वजह से पीले पड़ चुके थे और जो नाम के लिए उसका पति था, उसका पेट मरोड़ खाने लगता। काफी देर बाद जाकर वह खुद को संभाल पाई। उसने अपना पेट दबाया। सुबह कुछ न खाने की वजह से उसका पेट दर्द कर रहा था और आश्चर्य की बात यह थी कि इस समय उसे तुम्हारे हाथों से बने पौष्टिक नाश्ते की बहुत याद आ रही थी। इधर श्याओ परिवार की हवेली में
तुम नौकरों और नौकरानियों के रहने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी चर्रर, दरवाजा खुला। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। महिला बेहद खूबसूरत थी। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मंगेतर लियू रुयान थी। उसे देखते ही तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। बीते हुए अपमान की यादें दिमाग में उमड़ पड़ीं। यादों में तुम उसके लिए पागल थे। तुम उसकी हर बात मानते थे और उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन शादी के बाद उसने तुरंत तुम्हें धोखा दिया। इतना ही नहीं, किसी दूसरे आदमी के बच्चे से गर्भवती होने के बाद भी वह चाहती थी कि तुम उस बच्चे को अपना नाम दो। तभी लियू रोयान की तेज चीख ने तुम्हारे विचार तोड़ दिए। उसने उंगली उठाकर तुम्हारी ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाई, श्याओयान, कल तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? और ऊपर से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया है? तुम कुछ नहीं बोले, बस सोफे पर शांत बैठकर आराम से संतरा छीलते हुए उसका तमाशा देखते रहे। तभी तुम्हारे पीछे खड़े दो बॉडीगार्डों की भौहें सिकुड़ गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक आगे बढ़ गए। इससे पहले कि लियू रोयान और उसका तथाकथित किन भाई कुछ समझ पाते, दोनों हट्टे कट्टे आदमी एक एक को पकड़कर जबरदस्ती दरवाजे की ओर घसीटने लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? लियू रोयान चीख उठी। वह बॉडीगार्डों को नाखून मारने और खरोंचने लगी। किन भाई की हालत तो और भी खराब थी। उसके बाल पकड़कर उसे फर्श पर ऐसे घसीटा जा रहा था जैसे कोई पोछा घसीट रहा हो। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुयान, मुझे बचाओ! उसकी मदद की पुकार सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह बौखला गई। उसने दांत भींचे और बॉडीगार्ड की बांह पर जोर से काट लिया। दर्द से बॉडीगार्ड की भौहें सिकुड़ गईं। उसने हाथ उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। अपने सिर से भी बड़ा वह हाथ देखकर लियू रुयान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत चीखते हुए अपनी पहचान बताने लगी। रुको, मैं श्याओ यान की मंगेतर हूं। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही दोनों बॉडीगार्डों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया और गलती करने वाले बच्चों की तरह वहीं खड़े हो गए। आजाद होते ही लियू रोयान गुस्से से कांपने लगी। उसने उंगली दिखाकर तुम्हारी तरफ चिल्लाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ नौकरी से निकालना बहुत आसान सजा होगी। पहले इनके दोनों पैर तुड़वाओ, फिर निकालो। साथ खड़ा किन भाई भी सिर हिलाते हुए व्यंग्य से बोला, बिल्कुल, यंग मास्टर श्याओ, ऐसे लोग आखिर कहां से ढूंढे हैं आपने? आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल को आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे। दोनों को एक दूसरे का साथ देते देखकर तुम उल्टा मुस्कुरा दिए। तुमने कांप रहे बॉडीगार्डों से कहा, अदाल, तुम लोग पहले पीछे हट जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये देखकर लियू रुयान पूरी तरह भड़क गई। वह तेजी से तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई। श्याओ यान, तुम्हारा मतलब क्या है? अभी अभी उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। क्या तुम अंधे हो? किन भाई भी उसके पास आकर गंभीर बनने का नाटक करते हुए बोला, हां, यंग मास्टर श्याओ, अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो रुयान का अपमान यूं ही बेकार चला जाएगा। फिर ये लोग भविष्य की मालकिन का सम्मान कैसे करेंगे? तुमने धीरे से उसकी ओर देखा। तुरंत तुम्हारा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। श्याओ साहब, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा था, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी बर्फ जैसी ठंडी नजरों से सामना होते ही वह डर कर लियू रुयान के पीछे छिप गया। ये कैसी नजर है तुम्हारी? नजर है तुम्हारी? तुमने मेरे किन भाई को डरा दिया। लियू रोयान ने भौहें चढ़ाकर उसे अपने पीछे कर लिया। अगले ही पल जैसे उसे कुछ समझ आ गया, उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। वह तुम्हारे सामने आकर कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या तुम्हें पता चल गया कि मैंने कल पहले किन भाई के साथ वेडिंग फोटोशूट करवाया था, इसलिए जल रहे हो और मुझे ऐसा चेहरा दिखा रहे हो? यह सुनकर तुम एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुम्हें अभी पता चला कि उसने सचमुच किसी दूसरे आदमी के साथ शादी की तस्वीरें खिंचवाई थीं। वाह, तुमने उसे कितना भी बुरा समझा हो, लेकिन यह स्तर तो तुम्हारी कल्पना से भी बाहर था। एक दूसरे आदमी के साथ शादी की तस्वीरें खिंचवाना और अगले ही दिन उसी आदमी को साथ लेकर अपने मंगेतर के घर आकर जवाब मांगना, यह तो हद से भी आगे था। लेकिन लियू रुयान अभी भी लगातार बोलती जा रही थी। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि किन भाई का पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहा। उसके दिल में शादी को लेकर हमेशा एक सपना रहा। मैंने बस उसके साथ शादी की तस्वीरें खिंचवा लीं ताकि उसे वैवाहिक जीवन की खुशी का एहसास हो सके। इसमें क्या गलत है? क्या तुम थोड़े परिपक्व नहीं हो सकते? आखिरकार शादी तो तुम्हारे साथ ही करनी है ना?
इतना कहकर उसने जेब से अचानक एक डिब्बा निकाला और जोर से तुम्हारे सामने फेंक दिया। धड़ाम! डिब्बा टूट गया और उसके अंदर से एक बेहद शानदार कलम, ब्रश पेन लुढ़क कर बाहर आ गई। मुझे पता है तुम्हें सुलेख पसंद है। ये तो किन भाई ने खास तौर पर मेरे साथ चुनकर तुम्हारे लिए खरीदा है। देखो उसका दिल कितना अच्छा है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी तरह छोटा दिल नहीं है उसका। इसके बाद उसने किन भाई को अपने सामने खींच लिया और तुम्हारी ओर उंगली तानकर बोली, अब इसी वक्त, अभी के अभी किन भाई से माफी मांगो और उन दो अंधे बॉडीगार्डों को भी सजा दो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन तभी रसोई की आंटी अचानक बाहर आ गईं। कमरे का तनावपूर्ण माहौल देखकर उन्होंने हिम्मत जुटाकर आदर से कहा, मालिक, खाना तैयार है, पहले खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तुमने उनकी तरफ एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, ये आंटी भी कमाल है। हर बार सबसे महत्वपूर्ण समय पर बीच में टपक पड़ती है, जैसे किसी उपन्यास की स्थायी एनपीसी हो। उधर किन भाई को खाने की खुशबू आते ही जोर की भूख लगने लगी। उसने तुरंत लियू रुयान का हाथ पकड़ लिया और बनावटी चिंता के साथ बोला, रुयान, पहले खाना खा लेते हैं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, गुस्से में कहीं तबीयत खराब न कर बैठो। ये सुनते ही लियू रुयान ने फिर तुम्हारी तरफ निशाना साध दिया। देखो, खुद को देखो और किन भाई को देखो, उसे मेरी सेहत की चिंता है। और तुम मेरे मंगेतर होकर भी बस मुझे गुस्सा दिलाना जानते हो। उसने लंबी सांस ली और अफसोस भरे स्वर में, हाय, अगर मेरा मंगेतर किन भाई होता तो कितना अच्छा होता। वह सीधे पशु स्वभाव वाले आदमी, प्रेमी, का हाथ पकड़कर बड़ी शान से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। ये देखकर तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम भी उठे और धीरे धीरे टेबल की तरफ चल पड़े। तुम्हें पहले से ही अंदाजा था कि इस बेशर्म जोड़ी का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे वे जरूर कोई और घिनौनी हरकत करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जिस पल से वे इस विला में दाखिल हुए थे, उसी पल तुमने तय कर लिया था कि उन्हें यहां से आसानी से जाने नहीं दोगे। तुम टेबल के पास जाकर बैठ गए और खाना खाने लगे। मन ही मन तुमने सोचा, पहले पेट भर लेना चाहिए, वरना बाद में ताकत कहां से आएगी। लेकिन लियू रोयान अपने प्रेमी का हाथ पकड़े खड़ी थी और मेज पर रखे व्यंजनों को देखकर भौहें सिकोड़ रही थी। ये सब उसके स्वाद के मुताबिक नहीं था। तभी वह आदमी उसका बाजू पकड़कर मासूमियत से बोला, रोयान, मेरा पेट बहुत नाजुक है, मैं तीखा खाना नहीं खा सकता। लियू रोयान ने तुरंत उसका हाथ थपथपाया और नरम आवाज में बोली, कोई बात नहीं, मैं श्याओयान से कहती हूं कि वह तुम्हारे लिए अपने हाथों से नया खाना बनाए। अगले ही पल उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और हुक्म चलाने वाले अंदाज में तुम्हारी तरफ देखा। तुमने नहीं सुना? भाई, छिंतीखा खाना नहीं खा सकते। अभी, इसी वक्त, तुरंत जाकर कुछ नए व्यंजन बनाओ। लियू रोयान को इतना दबंग देखकर वह आदमी भी और उत्साहित हो गया। वह तुरंत बोला, मैं समुद्री खाना भी नहीं खाता, मुझे बीफ पसंद है। अगर एक स्टेक बना दो तो और भी अच्छा होगा, और हाँ, उसे मीडियम रेयर रखना। लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने चुपचाप खाने का आखिरी निवाला मुंह में डाला, फिर संतोष की एक डकार ली। अगले ही क्षण, धड़ाम, तुमने जोर से चॉपस्टिक मेज पर दे मारी। पूरा डाइनिंग टेबल हिल उठा। इस अचानक हुई हरकत से वे दोनों बुरी तरह डर गए और कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उनके संभलने से पहले ही तुमने सिर उठाया और उस आदमी की तरफ देखकर चौड़ी मुस्कान बिखेर दी। तुम्हारे सफेद दांत चमक उठे। उसे देखते ही वह एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके दिल में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हुआ, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही तुमने झपटकर उसके सिर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से नीचे मेज की ओर दे मारा। धड़ाम! उसका पूरा चेहरा एक ही पल में मेज पर फैले सूप, करी और दूसरे तरल व्यंजनों में जा धंसा। वह दर्द से चीखने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका एक हाथ तुम्हारी पकड़ में बुरी तरह जकड़ा हुआ है और मेज पर दबा हुआ है। उसी समय तुमने एक चॉपस्टिक ऊंची उठाई। उसकी नोक सीधे उसके हाथ की पीठ पर टिक गई। फिर तुमने पूरी ताकत से उसे नीचे घोंप दिया। अगले ही पल, छपाक, खून और मांस के छींटे चारों तरफ उड़ गए। वह चॉपस्टिक उसके हाथ को पूरी तरह भेदती हुई निकल गई और लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी लाल चंदन की मेज को भी पार करके नीचे से बाहर निकल आई।